अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। थाना नया था, मैं भी इस इलाके में अजनबी था और थाने के अमले से भी पूरी तरह वाकफियत हासिल नहीं हुई थी। यहाँ एक ही महीना हुआ था। जाने वाले एसएचओ ने मुझे इलाके और कस्बे के चीदा अफराद के मुतालिक पूरी मालूमात दे दी थीं। इनमें सरकर्दा मुअज़्ज़िज़ और रईस अफराद भी थे। आदि मुजरिम, सज़ा याफ्ता, सरकारी और गैर सरकारी मुखबिर वगैरह भी थे। लेकिन ज़बानी राय और मालूमात को मैं कैसे याद रख सकता था। मुझे इन लोगों से वक्तन फ़वक्तन मिलना और अपनी राय कायम करनी थी। अमले में एक एएसआई नादिर खान दिल्ली के करीब के किसी गांव का रहने वाला था। इसके मुतालिक जाने वाले थानेदार ने मुझे बताया कि बहुत दिलेर और ज़हीन आदमी है। गलती करता है तो भी जुर्रत और जहानत से करता है, और जब अपना फ़र्ज़ पूरा करने का इरादा कर लेता है तो अंग्रेज़ अफसरों को भी लताड़ देता है। ख़तरे मोल लेने वाला आदमी है। मुझे बताया गया कि इसे लगाम डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सरकश भी हो जाता है। मुझे सरकश, दिलेर और ज़हीन असिस्टेंट की ही ज़रूरत थी, मगर मैं समझ ना सका कि नादिर खान की सरकशी और जहानत अच्छे और जायज़ कामों में इस्तेमाल होती थी या गैर कानूनी हरकतों में भी। बहरहाल मैं नादिर खान को खुश तबे और अपने काम का आदमी समझता था। मैंने उसमें ख़ास किस्म की खुद एतमादी देखी थी, जिसका पुलिस ऑफिसर में होना ज़रूरी होता है। अभी तो एक ही महीना गुजरा था। मुझे अभी देखना था कि मेरे इस नए थाने के स्टाफ में कौन कितने पानी में है। अभी मैं इलाके, थाने के स्टाफ और इलाके के लोगों से मुतारिफ हो ही रहा था कि मेरे घर से तार आ गया कि फ़ौरन पहुंचो। ज़मीन जायदाद का कुछ तनाज़ा करीबी रिश्तेदारों से चल रहा था। इसके फैसले की सूरत पैदा हो गई थी, जिसके लिए मेरी मौजूदगी लाजमी थी। मैंने 15 दिनों की छुट्टी ले ली और थाने एएसआई नादिर खान के हवाला करके चला गया। वापस आया तो पता चला कि 2 रोज़ पहले थाने के देहाती इलाके में एक आदमी कत्ल हो गया था और कातिल को पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ नादिर खान ने शहादतें इकट्ठी कर ली थीं, लेकिन मुल्जिम इकबाल जुर्म नहीं कर रहा था। शहादतें तो मिल गई थीं, लेकिन इकबाल जुर्म की फिर भी ज़रूरत थी, ताकि मुकदमे में कोई खाना खाली रह जाए तो पूरा किया जा सके। नादिर खान ने इकबाली बयान लेने के लिए अपना तरीका इख्तियार कर रखा था, जो पुलिस वाले किया करते हैं, यानी ईज़ा रसानी। मैं इसके खिलाफ था। मैंने नादिर खान को रोक दिया और इसे कहा कि मैं इस मुल्जिम के साथ बात करूंगा। कत्ल की और कातिल की गिरफ्तारी की कहानी इस तरह थी कि कस्बे से तकरीबन 1.5 मील दूर एक गांव था। वहां मखदूम अली नाम का एक ज़मींदार रहता था। उसका एक नौकर, जिसकी उम्र 30 साल से कुछ ज़्यादा थी, दिन के पिछले पहर खेतों में कहीं काम कर रहा था। ज़मींदार मखदूम अली का एक जवान बेटा खेतों में था। उनकी ज़मींदारी खासी वसी थी। इनके कुछ मज़ारे और मुलाजिम भी खेतों में काम कर रहे थे। मखदूम अली के बेटे ने शोर मचाया, इधर आओ सारे, वो देखो इसे मार गया है, दौड़ो पकड़ो। मज़ारे दौड़े गए। आगे खेत ख़त्म हो जाते थे और ज़मीन ज़रा गहराई में हो गई थी। इन लोगों ने देखा कि इनका एक साथी, जो मखदूम अली के मवेशियों की देखभाल किया करता था, ज़मीन पर पड़ा है। उसके सर से खून बह रहा था। 25-30 गज दूर उनके गांव का एक आदमी हमीद खड़ा था। मखदूम अली का बेटा हमीद की तरफ इशारा करके कह रहा था कि इसे पकड़ो। मज़ारे उसे पकड़ने को दौड़े तो वो भाग उठा। उसकी उम्र 25-26 साल थी। वो तंदुरुस्त और फुर्तीला था। वो इतनी तेज़ दौड़ा कि खड्ड नालों में जाकर गायब हो गया। थाने में रिपोर्ट आई। नादिर खान मौका वारदात पर गया, लाश देखी। ज़मींदार मखदूम अली का बेटा ऐनी शाहिद था। उसने बताया कि वो उधर गया तो हमीद मकतूल को घूंसों से मारपीट रहा था। मकतूल कमज़ोर था, वो गिर पड़ा। हमीद ने करीब पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया, जिसका वज़न कमोबेश 2 सेर था। उसने ये पत्थर मकतूल के सर पर मारा। उसने फिर पत्थर उठाया और फिर उसके सर पर मारा। मकतूल तड़प रहा था। हमीद ने एक बार फिर उसके सर पर पत्थर मारा। मखदूम अली का बेटा उसकी तरफ दौड़ा तो हमीद दौड़कर परे चला गया। 20-25 कदम दूर जाकर वो रुका और मखदूम अली के बेटे को धमकी दी कि उसने किसी को बताया तो वो इसे भी कत्ल कर देगा। मखदूम अली के बेटे ने अपने मज़ारों को आवाज़ें दी। हमीद ने इतने ज़्यादा आदमी अपनी तरफ आते देखे तो वो भाग गया।
एएसआई नादिर खान ने रात को हमीद के घर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले उसे गिरफ्तारी के लिए काफ़ी शहादतें मिल चुकी थीं। एक तो मखदूम अली के 4 मज़ारे थे जो हमीद को पकड़ने को दौड़े थे। दूसरे मकतूल की बीवी थी जिसने नादिर खान को बताया कि हमीद उसके पीछे पड़ा रहता था। उस औरत ने उसे हर बार कहा कि वो गरीब तो है, बेगैरत नहीं, मगर हमीद उसका पीछा नहीं छोड़ता था। आखिर उसने तंग आकर अपने खामिंद को बता दिया। खामिंद मकतूल ने हमीद से कहा कि वो गरीब सा मुलाजिम है, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर बड़े से बड़े जागीरदार को कत्ल करने से भी नहीं डरेगा। मकतूल की बीवी ने बयान में बताया कि हमीद ने उसे धमकी दी कि वो इसे अगवा करा देगा। इस औरत ने उसे कहा कि वो मखदूम अली को बताएगी, लेकिन उसने मखदूम अली को तो ना बताया। अपने खामिद से कहा कि इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसी रोज़ मियाँ बीवी ने मखदूम अली को बता दिया। मखदूम अली गांव का सरकर्दा जमींदार था। गांव पर उसका रौब चलता था। उसने हमीद को अपने घर बुला लिया। हमीद किसी का मज़ारे तो था नहीं, उसकी अपनी ज़मीन थी और ज़ात के लिहाज से भी कमतर नहीं था, लेकिन माली लिहाज से वो मखदूम अली के मुकाबले में मामूली सा किसान था। मखदूम अली ने मकतूल से कहा कि हमीद के सर पर 2 जूते मारो। मखदूम अली ने और उसके बेटे ने हमीद को पकड़ लिया और मकतूल ने, जो नादार सा मुलाजिम था, हमीद के सर पर जूते मारे। अगले ही रोज़ मकतूल हमीद के हाथों कत्ल हो गया। मखदूम अली ने इस बयान की तस्दीक करते हुए नादिर खान को बताया था कि उसने अपने मुलाजिम मकतूल के हाथों हमीद के सर पर जूते पड़वाए थे और हमीद ने उसके घर से निकलते हुए मकतूल से कहा था, कल तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। एएसआई नादिर खान के लिए ये शहादत काफ़ी थी कि कातिल हमीद है। अगर वो कातिल ना होता तो जाए वारदात से भागता ही क्यों। नादिर खान को इस थाने में 2 साल हो गए थे। वो इलाके के लोगों से वाकिफ था। उसने मुझे बताया कि हमीद का उठना बैठना बदमाशों के साथ है और वो अच्छे चाल चलन का आदमी नहीं। हमीद के मुतालिक मुझे ये भी बताया गया कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, उसका एक चचा और एक मामू है और वो अपने घर में अकेला रहता है। 2 साल हुए उसकी शादी बड़े अच्छे घराने में हुई थी, लेकिन उसने अपनी बीवी के साथ ऐसा बुरा सलूक किया कि वो 1 साल उसके साथ बड़ी मुश्किल से गुजार कर अपने माँ बाप के घर चली गई। हमीद उसे अपने घर लाने को नहीं गया। माँ बाप उससे तलाक मांगते हैं तो तलाक भी नहीं देता। मखदूम अली ने भी उसे कई बार कहा था कि अपनी बीवी को बसाओ या इसे तलाक दे दो, लेकिन वो हर किसी के गले पड़ जाता है और बात किसी की भी नहीं मानता। अब नादिर खान गुज़िश्ता दिन और रात हमीद के पीछे पड़ा हुआ था कि वो इकबाल जुर्म कर ले, लेकिन वो नहीं मान रहा था। कहता था कि मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने नादिर खान की डायरी देखी, उसकी बातें सुनी तो मैं सोचने लगा कि इकबाल जुर्म की ज़रूरत है या नहीं। मेरा ख्याल था कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि हमीद से बात कर देखूं। अगर मान जाए तो बेहतर है, वरना उसकी हड्डी पसली एक करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने हमीद को हवालात से निकलवाया। मैं बरामदे में बैठा था और उसे अपने पास बिठा लिया। मैंने उसे हथकड़ी लगाने की ज़रूरत महसूस ना की। वो अच्छा खूबरू जवान था, जिस्म तवाना और फुर्तीला लगता था। उसकी हालत बता रही थी कि उसे बहुत अजियतें दी गई हैं। नादिर खान मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने उसे उठा दिया। देखो हमीद, मैंने उसे कहा, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारे जिस्म को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं यारों का यार हूँ, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। तुमने जिसे कत्ल किया है वो मेरा कुछ नहीं लगता था। मैं बात कर रहा था तो वो उठा। मैंने उसे बैठे रहने को कहा तो उसने कहा, ज़रा जिस्म सीधा कर लूँ, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। उसने अंगड़ाई ली, जिस्म सीधा किया और बैठ गया। तुम अगर इकबाल जुर्म ना करो तो भी तुम्हारे खिलाफ शहादत मुकम्मल है। मैंने कहा, तुम बयान दे दो कि तुमने उसे क्यों और किस तरह कत्ल किया है। कत्ल करने की कोई वजह ही नहीं थी, उसने कहा, ना मैंने कत्ल किया है। मैंने उसके सर पे हाथ रखा और बड़े प्यारे अंदाज से उसे समझाने लगा। वो खामोशी से सुनता रहा। उसने बैठे बैठे अपनी एक टांग लंबी की और उसे इकट्ठा कर लिया, फिर दूसरी टांग लंबी करके इकट्ठी कर ली। रात के 8:30 और 9 बजे के दरमियान का वक्त था। मैं बोल रहा था और वो बाजू फैलाकर अंगड़ाइयाँ लेने लगा। फिर वो उठा और कहने लगा, जिस्म जुड़ गया है, ज़रा सीधा कर लूँ। उसने अचानक हिरन की तरह चौकड़ी भरी। बरामदे की 3 सीढ़ियाँ थीं, आगे 25-30 कदम मैदान और उसके आगे अहाते की दीवार थी जो 4 फीट के करीब ऊंची थी। वो फाटक की तरफ ना गया, बाएं तरफ को दौड़ा। मेरे पास रिवाल्वर नहीं था,
मैं उठकर उसके पीछे दौड़ा। नादिर खान बाहर चरपाई पर बैठा था, वो भी दौड़ा। 3-4 कांस्टेबल भी ताक़ुब में गए, लेकिन हमीद इस कदर तेज निकला कि अहाते की दीवार फलांग गया। उस तरफ अंधेरा था, रात का वक्त था, बाहर कोई आदमी नजर नहीं आता था। कांस्टेबल भी दीवार फलांग गए। मैं रुक गया। 2 कांस्टेबलों से कहा कि वो प्राइवेट कपड़ों में रेलवे स्टेशन चले जाएं। नादिर खान ने कहा कि हमीद अपने गांव जाएगा। मैंने कहा कि वो गांव में नहीं जाएगा, उसमें इतनी अकल होगी कि वो गांव में गया तो पुलिस पीछे आएगी। वो अपने किसी बदमाश दोस्त के घर गया होगा। तुम कहते हो कि उसका उठना बैठना बदमाशों के साथ है। मैंने नादिर खान से कहा, वो कौन है बदमाश? उनके घरों पर छापे मारेंगे, मैं मालूम करके बताऊंगा, नादिर खान ने कहा। मैंने कस्बे में कांस्टेबल भेज दिए, उन्हें कहा कि वो चौकीदारों को साथ ले लें और गली गली घूम जाएं। मैंने उसके गांव को जहन से उतार दिया था। वो पागल तो नहीं था कि अपने घर चला जाता। गांव के लोग उसे उसी वक्त गिरफ्तार करा देते। सबको मालूम था कि वो कातिल है। मफरूर मुलजिम को पकड़ने के जो इक़दाम और कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वो सब मैंने की। उनके बयान की ज़रूरत नहीं। मुझे पछतावा हुआ कि मैंने उसे हथकड़ी लगाए बगैर हवालात से निकाल लिया था। मुलजिम के मामले में बहुत एहतियात की जाती है। मैंने इसलिए एहतियात ना की कि इसे नादिर खान ने बहुत मारा पीटा था। मेरा ख्याल था कि वो चलने के भी काबिल नहीं होगा, मगर वो इतना तेज़ दौड़ा कि जिनों की तरह गायब हो गया। नादिर खान मेरे पीछे पड़ गया, कहने लगा कि मैं आपसे कह रहा था कि बड़ा ख़तरनाक आदमी है, इसे हथकड़ी के बगैर बाहर नहीं निकालना चाहिए, और ये सलूक के काबिल नहीं जो इसके साथ आपने किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक कातिल का भाग जाना संगीन मामला था। मैंने उसके गांव को 2 कांस्टेबल भेज दिए। इन इंतजामात और चीज़ों में कमोबेश 2 घंटे गुजर गए। आधी रात हो गई थी, नींद खत्म हो चुकी थी। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, कत्ल के मुलजिम को भगा देना मामूली जुर्म नहीं था। झूठ मूठ का बहाना नहीं चल सकता था। आजकल तो कातिल दंदनाते फिरते हैं और कोई पूछता नहीं। वो ज़माना कुछ और था। मैं अपने दफ्तर में परेशान बैठा था कि एक कांस्टेबल दौड़ता मेरे दफ्तर में आया और हड़बड़ाकर बोला, मलिक साहब वो आ गया है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। मैं बाहर निकला, वो आ रहा था। उसने मुझसे 5-6 कदम दूर आकर कुल्हाड़ी मेरे आगे फेंक दी। बल्ब की रोशनी में साफ नजर आ गया कि कुल्हाड़ी खून आलूद है। अब एक बारी बयान दूंगा, उसने मेरे करीब आकर कहा। अब मैं कातिल हूँ, पहले मैं बेगुनाह था, अब 2 आदमियों को कत्ल करके आया हूँ। वो बरामदे में इस तरह बेपरवाही से बैठ गया जैसे मैंने उसे कोई काम करने को भेजा था और वो करके आया है। उसके अंदाज में और लहजे में जरा सी भी घबराहट नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे पहलवान कुश्ती जीतकर अखाड़े के किनारे सस्ताने और तमाशाइयों से दाद वसूल करने के लिए बैठ गया हो। मुझे ऐसे लगा जैसे उसने मुझे भी कत्ल कर दिया हो। वो मेरी हिरासत से भागा और कत्ल कराया था। मुझ पर यह इल्ज़ाम आयद हो सकता था कि मैंने उसे इन 2 आदमियों को कत्ल करने के लिए ही आज़ाद किया था। हवालात में चला जाऊं? उसने मुझे चुपचाप देखकर मुझसे पूछा, या पहले आप बयान लेंगे? पानी पीने की इजाज़त है? मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि इसे पानी पिलाओ और उसे कहा कि वो हवालात में चले। उसके कपड़ों पर भी खून के छींटे थे। उठकर उसने मेरे सीने पे हाथ रखा और सुकून की आह लेकर बोला, मेरे सारे दुख खत्म हो गए हैं, रूह भी राजी हो गई है। वो पानी पीकर खुद ही हवालात की तरफ चल पड़ा। थाने के फाटक में 10-12 आदमी दाखिल हुए। मैंने जिन 2 कांस्टेबलों को उसके गांव भेजा था, वो आगे आगे थे। हमीद हवालात की तरफ जाते जाते रुक गया और इन लोगों की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से बोला, ओए, तुम सारा गांव क्यों आ गए हो? मैं खुद ही आ गया हूँ, कुल्हाड़ी पुलिस के हवाले कर दी है, उसने गाली देकर कहा। अब झूठ न बोलना, और उसे हवालात में बंद कर दिया गया। गांव के जो आदमी आए थे, उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट दी कि हमीद मखदूम अली और एक पीर को जो सूफी कहलाता था कत्ल कराया है। पहले जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में हमीद पकड़ा गया था, वो मकतूल मखदूम अली का नौकर था। अब हमीद ने दूसरी वारदात इस तरह की कि मखदूम अली के जवान बेटे के बयान के मुताबिक घर के अफराद सहन और बरामदे में सोए हुए थे। बेटे की चारपाई बरामदे में थी। कुछ शोर हुआ और उसकी आंख खुल गई। औरतों ने चीखो पुकार की। बेटा दौड़ा आया। एक आदमी दीवार फलांग कर जा रहा था। मखदूम अली का बेटा लाठी या कुल्हाड़ी उठाने को दौड़ा। वो आदमी जो दीवार फलांग कर जा रहा था, उसने दीवार पर खड़े होकर कहा, मैं हमीदा हूँ, चौधरी को कत्ल करके जा रहा हूँ, देख लो, कुत्ता चरपाई पर पड़ा है।
مقتول کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کا باپ اپنے بستر پر خون میں نہایا ہوا پڑا تھا۔ خون سے اس کا منہ سر ایک ہو گیا تھا۔ حمید نے کلہاڑیاں منہ اور سر پر ہی ماری تھیں۔ وہ مر چکا تھا۔ مقتول کا بیٹا کلہاڑی لے کر باہر کو دوڑا۔ عورتوں کی چیخ و پکار سن کر گاؤں کے لوگ جاگے اور باہر نکل آئے۔ مقتول کا بیٹا پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا پھر رہا تھا۔ اتنے میں گاؤں کے دوسرے کونے سے ایسی ہی ایک اور چیخ و پکار اٹھی۔ عورتوں اور بچوں کا شور تھا۔ لوگ ادھر کو دوڑ پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ صوفی لہو لہان پڑا ہے۔ اسے بھی حمید نے سوتے میں منہ اور سر پر کلہاڑیاں مار کر قتل کر دیا تھا اور جاتے جاتے اعلان کر گیا تھا کہ میں حمیدہ ہوں۔ اب حمیدہ بھی میرے پاس تھا اور اس کی کلہاڑی بھی، جس پر ایک بڑے زمیندار اور ایک پیر کا خون ابھی تازہ تھا۔ مجھے کچھ پتہ چل گیا کہ قتل کا پس منظر کیا ہے۔ بڑا زمیندار اور پیر گاؤں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ حمید ان کا ستایا ہوا ہوگا۔ مخدوم علی کو اس نے کسی ایسے ہی پس منظر میں قتل کیا ہوگا۔ لاشیں وہیں پڑی تھیں جہاں حمید چھوڑ آیا تھا۔ میں اسی وقت گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ میں اپنے بچاؤ کے بہانے بھی سوچتا جا رہا تھا۔ اگر حمید کو تھانے میں مشتبہ بٹھایا ہوتا اور وہ بھاگ جاتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ اس کی گرفتاری ریکارڈ پر آ گئی تھی اور نادر خان اس کا 1 ہفتے کا ریمانڈ لے چکا تھا۔ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی تھی کہ ملزم حراست سے بھاگا اور ایک ہی بار قتل کی 2 وارداتیں کر آیا۔ زمیندار مخدوم علی مقتول کا مکان پکا تھا جیسے بڑے زمینداروں کا ہوا کرتا ہے، لیکن ایک طرف کی دیوار اتنی ہی اونچی تھی کہ اچھے قد کا آدمی بازو اوپر اٹھائے تو انگلیاں دیوار کے اوپر تک چلی جاتی تھیں۔ لالٹینوں کا انتظام تھا۔ میں نے وہاں زمین پر جہاں حمید اوپر گیا اور ادھر سے باہر کی طرف کودا تھا پاؤں کے نشان دیکھے۔ دیوار پر پاؤں کی رگڑ کے نشان تھے۔ اندر جا کر دیکھا، ادھر بھی دیوار پر رگڑ کے نشان تھے اور کچے صحن میں پاؤں کے نشان تھے۔ مخدوم علی کی لاش چرپائی پر پڑی تھی۔ قاتل نے اسے اٹھنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ اس کے چہرے کا کیما کیا ہوا تھا۔ سر میں بھی کلہاڑی کے گہرے زخم تھے۔ کھوپڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس مکان کو اور لاش کے ارد گرد جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا، مگر کاغذات تیار کیے، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور گھر کے جن افراد کو موقع کا گواہ بنانا تھا انہیں تھانے چلنے کو کہا اور میں دوسرے مقتول کے گھر چلا گیا۔ اسے گاؤں والے صوفی کہتے تھے اور سارا گاؤں اس کا مرید تھا۔ چنانچہ دوسرے دیہات کے لوگ بھی اس کے مرید تھے۔ یہ کوئی گدی نہیں تھی جیسے پیروں اور شاہ صاحبوں کی ہوا کرتی ہے۔ اس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ مقتول کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ 30-32 سال پہلے وہ یہاں آیا تھا۔ اس نے عبادت کے کچھ ایسے طریقے اختیار کر رکھے تھے جن سے دیہات کے سارے لوگ بہت متاثر ہوئے تھے۔ مثلاً پورا 1 مہینہ صرف پانی پینا اور خاموشی اختیار کر لینی، مراقبے میں بیٹھ جانا اور کوئی ورد کرتے رہنا۔ اس نے ایک طریقہ عبادت یہ بھی اختیار کیا کہ گاؤں والوں نے اسے جو مکان دیا تھا اس کے ایک کمرے میں اس نے اپنے قد جتنا گہرا گڑھا کھدوایا۔ اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اس کے کندھوں اور گڑھے کی دائیں بائیں کی دیواروں کے درمیان 4-5 انچ کا فاصلہ رہ جاتا تھا، یعنی اس گڑھے میں وہ صرف کھڑا رہ سکتا تھا، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس گڑھے میں وہ سال میں 1 مہینہ مسلسل کھڑا رہتا تھا۔ رات کو وہ قریب ہی ایک ندی میں جا کر کھڑا ہو جاتا، پانی ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اوٹ پٹانگ نعرے لگاتا اور رات گزار دیتا تھا۔ پسماندہ لوگ اس قسم کے آدمیوں سے متاثر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس میں دوسری خوبیاں یہ تھیں کہ زبان میٹھی اور پر اثر تھی، باتوں سے دل موہ لیتا تھا۔ دوسری خوبی اس کی جسمانی صحت تھی اور چہرے کی کشش۔ وہ شاید کالا علم جانتا تھا۔ لوگ اس کے معتقد تھے اور باقاعدہ مرید۔ عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کے قتل پر رو رہے تھے اور بعض عورتیں بین کر رہی تھیں۔ اس کی لاش اس کے پلنگ پر کمرے میں پڑی تھی۔ لاش کے چہرے اور سر کا وہی حال تھا جو میں نے مخدوم علی کا دیکھا تھا۔ یہاں حمید کو یہ سہولت مل گئی کہ باہر والا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ باہر والا دروازہ رات کو ہی کھلا رہتا تھا کیونکہ صوفی صاحب کے گھر میں کوئی بری نیت سے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ صوفی پلنگ پر اکیلا نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ سوئے ہوئے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے جلتی ہوئی دیا سلائی نظر آئی۔ وہ ڈر گئی۔ دیا سلائی بجھ گئی اور اس آدمی نے صوفی کے منہ اور سر پر کلہاڑیاں مارنی شروع کر دیں۔
सूफी की बीवी चीखती चिल्लाती बाहर को दौड़ी। अंदर सोई हुई 2 औरतें और बच्चे जाग उठे। सब चीखने चिल्लाने लगे। दरवाजे में एक आदमी साई की तरह खड़ा था। मैं हमीदा हूँ, वो कह रहा था। कहो सूफी को अपने मुर्दे में जान डाल ले। और वो गालियां देता हुआ गांव से निकल गया। इस लाश की भी जो कार्रवाई करनी थी वो की और सूफी की बीवी को थाने चले जाने को कहा और दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम किया। ये कार्रवाइयाँ इतनी लंबी होती हैं कि इसी में रात गुजर गई। मैंने लोगों के चेहरे सुबह की रोशनी में देखे। उन पर खौफ और हिरास का ऐसा गुलबा था कि एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते थे। वो तो पसमानदगी का ज़माना था। अब भी देहात में और शहरों में लोग इस किस्म के सूफियों को, जो दरअसल सूफी नहीं होते, खुदा के बाद का दर्जा देते हैं और वो समझते हैं कि इन पहुँच वाले पीरों से मौत भी डरती है। वो देख रहे थे कि इनका पहुँच वाला सूफी कैसी बुरी मौत मरा है, लेकिन अकीदत जिंदा थी। मुझे मालूम था कि ये लोग उसका मकबरा बनाएंगे और अपने जैसे एक आदमी के हाथों कत्ल किए हुए इस सूफी को अपने हाथों ज़मीन में दबाकर और इस पर खुद ही मकबरा तामीर कर कर इसमें आकर माथे रगड़ा करेंगे। थाने में आकर मैंने ऐनी शाहिदों के बयान लिखने शुरू किए। एक तो मखदूम अली का बेटा था, दूसरी सूफी की बीवी थी। मैं इनसे मालूम करना चाहता था कि हमीद के साथ इनकी क्या दुश्मनी थी कि उसने इन दोनों को कत्ल कर दिया। सूफी की बीवी ने कहा कि इसे कुछ भी मालूम नहीं और मखदूम अली के बेटे ने वही बयान दे दिया जो उसने अपने नौकर के कत्ल के सिलसिले में दिया था। यानी हमीद इनके नौकर की बीवी को छेड़ता था। मखदूम अली को पता चला तो उसने हमीद को अपने घर बुलाकर अपने नौकर से जूते पड़वाए। कत्ल का ये बायस काफ़ी था। मैं देख चुका था कि हमीद था तो देहाती और अनपढ़, लेकिन उसका अंदाज बताता था कि वो साफ सुथरे और बेहतरीन जहन का जवान है। उसकी गैरत ने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न की, इसलिए उसने पहले नौकर को कत्ल किया और देखा कि वो पकड़ा गया है और उसे सज़ा मिलेगी तो उसने मखदूम अली को भी कत्ल कर दिया। गांव का नंबरदार, सीलदार और चौकीदार थाने में मौजूद थे। मुझे इनसे बहुत कुछ मालूम होने की तवक्को थी, लेकिन बाज़ केसों में ये लोग भी असल बात पर पर्दा डाल दिया करते थे। इस केस में मुझे यही खतरा नज़र आ रहा था। चूँकि मुल्जिम मामूली आदमी और मकतूल सरकर्दा अफराद थे, इसलिए मैं तवक्को नहीं रखता था कि ये लोग मुल्जिम की हिमायत में कोई बात बताएंगे। इसलिए मैंने मुल्जिम का बयान लेना बेहतर समझा। उसे हथकड़ी लगाकर हवाला से निकाला और अपने दफ्तर में ले गया। हमीदे भाई, मैंने उसे कहा, जहाँ तुम 2 कत्ल करके खुद ही कुल्हाड़ी समेत मेरे पास आ गए हो, वहाँ अब पहले कत्ल का भी इकबाल जुर्म कर लो। उसे भी तुम ही ने कत्ल किया है। मैं अब 10 और कत्ल कर दूँ तो फांसी एक ही बार मिलेगी। उसने बड़े पुख्ता लहजे में कहा, अगर आप कत्ल के किसी और मुल्जिम को बचाना चाहते हैं तो मैं इकबाली बयान दे देता हूँ कि वो कत्ल भी मैंने ही किया है, लेकिन मैंने जो कत्ल नहीं किया वो मैं कैसे मान जाऊँ? फिर इस नौकर को किसने कत्ल किया है? मैं किसी पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा जिसका मुझे यकीन नहीं, उसने जवाब दिया। मुझे शक है कि उसे मखदूम अली के बेटे करम अल्लाह ने कत्ल किया है। करम अल्लाह यही है जिसने अपने मज़ारे मेरे पीछे दौड़ाए थे कि इसे पकड़ो।